हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे कोमा के बारे में, राइट। तो कोमा क्या होता है कि और उसकी पैथोफिजियोलॉजी, इसके मैकेनिज्म, कॉजेज। और कोमा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एमबीबीएस प्रोफेशनल एग्जाम्स का भी, ठीक है ना। कोमा, डिफाइन कोमा एंड डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ कोमा, राइट। तो कोमा बेसिकली होता क्या है, पेशेंट इज अनरिस्पॉन्सिव टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब पेशेंट जो है यहाँ पे अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए। कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई दे दोगे या इंटरनल स्टिमुलाई के लिए, वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा एंड इज अनएबल टू कम्युनिकेट इन एनी मैनर। वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। पेशेंट इज अनरिस्पॉन्सिव टू एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुलाई एंड इज अनएबल टू कम्युनिकेट इन एनी मैनर, राइट। पैथोफिजियोलॉजी की क्या हो सकती है, स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजिकल डैमेज हो सकता है इसका। कोई भी स्ट्रक्चर का डैमेज हो जाए, फिजियोलॉजिक डैमेज हो जाए, बोथ हेमिस्फीयर्स में। एंड रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम एसेंडिंग इन द ब्रेन स्टेम एंड कीप्स अवेक एंड अलर्ट, राइट। कोई भी स्ट्रक्चरल या फिजियोलॉजिकल डैमेज हो जाए इन बोथ हेमिस्फीयर्स एंड रेटिकुलेटिंग एक्टिवेटिक सिस्टम, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग आरएएस सिस्टम की, जिसकी मैं बात करूंगा बाद में। तो उसमें कोई दिक्कत हो जाए, स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल डैमेज हो जाए, ठीक है ना। तो ये जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है, ये ब्रेन स्टेम में होता है और ये क्या करता है, ये हेल्प करता है हमें अवेक रहने के लिए, ठीक। तो यही है आपका एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं। और ये यहाँ पे अगर कोई फिजियोलॉजिक प्रॉब्लम जैसे कि मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस आ जाए, ये ब्रेन स्टेम हो गई। यहाँ पे आरएएस आता है, ठीक है। आरएएस मतलब रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम। यहाँ पे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो गई या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। कॉजेज ऑफ कोमा में क्या क्या हो सकते हैं, मेटाबॉलिक कॉजेज हो सकते हैं। मेटाबॉलिक में क्या क्या, ड्रग्स लाइक सेडेटिव, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, इन सब के कारण से भी। हाइपरग्लाइसीमिया में कैसे प्रेसिपिटेट करेगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या NKHOC, मतलब कि 900 से 1100 कोमा विद डिहाइड्रेशन किस फॉर्म में दे सकता है। हाइपोक्सिया या CO2 नार्कोसिस में, तो CO2 नार्कोसिस में क्या होता है, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, हाइपोक्सिया में भी हो सकता है। हाइपोथर्मिया के केसेस में भी आप कोमा में जा सकते हैं। मायोइडीमा हो गया, इसमें भी एडिसोनियन क्राइसिस, हेपेटिक एंड यूरामिक इंसेफेलोपैथी के केस में भी आप कोमा में जा सकते हैं, ठीक है। हेपेटिक इंसेफेलोपैथी इज द मोस्ट कॉमन, मतलब कि वन ऑफ द कॉमन कॉजेज ऑफ कोमा विच वी जनरली सी इन द वार्ड्स, राइट, जो कि एकदम क्रॉनिक हो गया हो, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, राइट। न्यूरोलॉजिकल कॉजेज में जो कि इंक्रीज ICP कार्ड हो गया, जैसे ट्रॉमा, किसी बंदे को ट्रॉमा हो गया, इन्फेक्शन जैसे मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस हो गया, ट्यूमर हो गया किसी बंदे को, वैस्कुलर या सबड्यूरल सब एरिकनॉइड हेमरेज, स्ट्रोक, हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी, इन सब कारण से भी हो सकता है। वैस्कुलर, सबड्यूरल सब एरिकनॉइड हेमरेज, स्ट्रोक, हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी, इन कारण से भी हो सकता है। एपिलेप्सी, पोस्ट इक्टल स्टेज आफ्टर सीजर, पोस्ट इक्टल स्टेज के सीजर के बाद में भी ये प्रेसिपिटेट कर सकता है एपिलेप्सी, ठीक है ना। क्या क्या है, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, ट्यूमर, वैस्कुलर, एपिलेप्सी, ये सब केसेस में भी, न्यूरोलॉजिकल केसेस में भी ये प्रेसिपिटेट कर सकता है इन वेरियस फॉर्म्स, राइट। कोमा के कॉजेज क्या क्या है जो भी, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या क्या हो सकता है कि कोई भी बंदे को डायग्नोसिस की क्राइटेरिया क्या क्या हम लोग इसके लगते हैं कोमा के लिए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी एविडेंट ऑन द बेड साइड। सारे के सारे क्राइटेरिया एविडेंट होने चाहिए बेड साइड पे। नो आई ओपनिंग, बंदा आई ओपन नहीं कर पा रहा है। एब्सेंस ऑफ स्लीप एंड वेक साइकिल ऑन EEG, स्लीप वेक साइकिल दिख ही नहीं रही है EEG पे, ठीक। नो एविडेंस ऑफ पर्पसफुल मोटर एक्टिविटी, पर्पसफुल मोटर एक्टिविटी नहीं दिख रही है, ठीक है। जैसे उसको पानी पीना है तो हाथ नहीं उठा पाएगा, उसको चलना है तो पैर से नहीं चल पाएगा, ठीक है। नो एविडेंस ऑफ पर्पसफुल मोटर एक्टिविटी। नो रिस्पॉन्स टू कमांड, उसे पूछो, बोलोगे कि अरे बाबा ठीक हो, तू कमांड का फॉलो नहीं करेगा, बाबा हाथ उठाओ, नहीं फॉलो करेगा। नो एविडेंस ऑफ लैंग्वेज कंप्रीहेंशन और एक्सप्रेशन, कोई एविडेंस नहीं देगा लैंग्वेज कंप्रीहेंशन और एक्सप्रेशन का। जैसे आप उससे कुछ पूछोगे बाबा पानी चाहिए, तो कोई एक्सप्रेशन नहीं, लैंग्वेज कंप्रीहेंड ही नहीं कर पा रहा है वो। लैंग्वेज का कंप्रीहेंशन कहाँ से होता था, वर्बिकेज एरिया, और वो कहाँ पे जाके वो मतलब कि मोटर फॉर्म में कन्वर्ट होता था, ब्रोकाज एरिया में। किसके थ्रू कम्युनिकेशन होता, आर्टिकुलेट फेस्कुलस, राइट। इनेबिलिटी टू डिस्क्रीटली लोकलाइज नॉक्शियस स्टिमुलाई, इनेबिलिटी वो नहीं लोकलाइज कर पाएगा नॉक्शियस स्टिमुलाई को, वो ये लोकलाइज नहीं कर पाएगा। तो नो आई ओपनिंग होगा, नो एबिलिटी टू कम्युनिकेट, एविडेंस ऑफ स्लीप वेक साइकिल, पर्पसफुल एक्टिविटी नहीं है, कमांड नहीं फॉलो करेगा, ठीक है ना। लैंग्वेज कंप्रीहेंशन एक्सप्रेशन नहीं देगा, इनेबिलिटी टू डिस्क्रीटली लोकलाइज और नॉक्शियस स्टिमुलाई, ये समझ लो। अब वेजिटेटिव स्टेट क्या है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी एविडेंट ऑन द बेड साइड एग्जामिनेशन। वेजिटेटिव स्टेट मतलब नो एविडेंस ऑफ अवेयरनेस ऑफ सेल्फ ऑफ इन्वॉल्वमेंट, उसको अवेयरनेस नहीं रहेगी सेल्फ की या इन्वॉल्वमेंट की अपने अराउंड। नो एविडेंस ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन और एक्सप्रेशन, नो एविडेंस अगेन ऑन लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एक्सप्रेशन।
प्रेजेंस ऑफ स्लीप वेक साइकिल, यहाँ पे स्लीप वेक साइकिल एविडेंट रहेगी, ये इंपॉर्टेंट है। कोमा की स्टेट में आपकी स्लीप वेक साइकिल की जो वेव्स होती हैं वो गायब हो जाएंगी, लेकिन इस केस में वेजिटेटिव स्टेट में प्रेजेंट रहेंगी। नॉर्मल ऑटोनॉमिक सिम्टम्स एंड हाइपोथैलेमिक सिम्टम्स, यहाँ पे नॉर्मल ऑटोनॉमिक सिम्टम्स और हाइपोथैलेमिक सिम्टम्स रहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमली कॉन्शियस स्टेट में। एमसीएस के केसेस में एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी क्लियरली एविडेंट ऑन द बेड साइड एग्जामिनेशन। मिनिमली कॉन्शियस स्टेट के लिए क्या क्या? सिंपल कमांड फॉलोइंग जेस्टुरल वर्बलाइज नो रिस्पॉन्सेज। सिंपल कमांड फॉलोइंग कर लेगा, जेस्टुरल और वर्बलाइज यस नो रिस्पॉन्सेज दे देगा, ठीक है ना। जैसे उसको बोलो कि बाबा दर्द हो रहा है, तो ऐसे आग झपका देगा कि हाँ दर्द हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही करके वो सिंपल कमांड दे सकता है। इंटेलिजिबल वर्बलाइजेशन, ठीक है, ट्राइंग टू कम्युनिकेट बस नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपर्ली, वो कम्युनिकेट करना चाहेगा लेकिन बता नहीं पाएगा कि क्या उसको दिक्कत है, ठीक है। मिनिमली कॉन्शियस स्टेट। एग्जाम्पल लॉक्ड इन सिंड्रोम। लॉक्ड इन सिंड्रोम बायलैटरल फॉबिली सिंड्रोम अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, उसमें सारी लेटरल गेज की मूवमेंट आपकी चली जाती है। 6th क्रेनियल नर्व की पाल्सी होता है, सारी लेटरल गेज की मूवमेंट चली जाएगी, ठीक है। केवल बंदा ऊपर या नीचे आँख से देख सकता है लॉक्ड इन सिंड्रोम में, ठीक है ना। वो क्वाड्रिप्लेजिया हो सकता है वहाँ पे, हॉरिजॉन्टल गेज की पाल्सी, क्वाड्रिप्लेजिया और वर्टिकल गेज इज पॉसिबल, खाली ऊपर नीचे वो देख सकता है, राइट। कि तो सोचो उसकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट होगी, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, उसके सामने सब कुछ हो रहा है लॉक्ड इन सिंड्रोम में, लेकिन कुछ कर ही नहीं पा रहा, खाली आँख से ऊपर नीचे देख पा रहा है, ठीक है ना। वो बहुत ही बेकार वो सिचुएशन होती है। एज अ डॉक्टर टू कि यार आप पेशेंट के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे हो और पेशेंट के तो है ही खराब, राइट। और इसके अलावा सेकेंडरी इंसल्ट टू इंजर्ड ब्रेन क्या क्या हो सकता है? सेकेंडरी इस्चीमिया कारण हो सकता है कुछ सेकेंडरी इंसल्ट। हाइपोटेंशन मतलब बीपी फॉल डाउन कर गया और बीपी इंक्रीज कर गया। हाइपोक्सिया हो गया मतलब ऑक्सीजन कम हो गया बंदे को। हाइपरथर्मिया मतलब फीवर टेम्परेचर बढ़ गया। हाइपरग्लाइसीमिया आरबीएस बढ़ गया। हाइपरकैप्निया मतलब CO2 हो गया, तो इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हो। हाइपोटेंशन मतलब बीपी फॉल डाउन कर गया, बीपी इंक्रीज कर गया। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन फॉल डाउन कर दिया। हाइपोथर्मिया हो गया या हाइपरथर्मिया हो गया, टेम्परेचर जैसे बढ़ गया। हाइपरग्लाइसीमिया आरबीएस बढ़ गया। और हाइपरकैप्निया मतलब CO2 की वो बढ़ गया, CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, ठीक है ना। तो ये सब कारण हो सकते हैं। तो सेकेंडरी इंसल्ट में क्या था कि टू इंजर्ड ब्रेन, सेकेंडरी इस्चीमिया, हाइपोटेंशन हो सकता है बंदे को, बीपी कम हो गया, बीपी ज़्यादा हो गया हो। हाइपोक्सिया मतलब कि ऑक्सीजन की कंजम्पशन कम हो गई हो। हाइपरथर्मिया फीवर टेम्परेचर बढ़ गया हो बंदे का। हाइपरग्लाइसीमिया या आरबीएस बढ़ गया हो। हाइपरकैप्निया मतलब CO2 बढ़ गया हो। तो ये सब चीज़ें हो सकती है सेकेंडरी इंसल्ट टू इंजर्ड ब्रेन या सेकेंडरी इस्चीमिया में। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, राइट। तो अगर हमने सेकेंडरी इंसल्ट देखा, सेकेंडरी इस्चीमिया, ये सब के कारण हो सकते हैं, ये सब देख लो क्या क्या है। हाइपोटेंशन, हाइपोक्सिया, हाइपरथर्मिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरकैप्निया, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसकी कि हाइपोथर्मिया में क्या होता है, ये न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बेसिकली ब्रेन को प्रिजर्व कर लेते हैं कि हाँ उसको बंदे को ज़्यादा इंसल्ट ना हो, डैमेज ना हो। तो एक ग्लासगो कॉमा स्केल आता है, उसकी भी बात करेंगे हम लोग। क्या होता है बेसिकली कि इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं, इनको याद करना है कि बेस्ट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होता है ग्लासगो कॉमा स्केल हेड इंजरी केसेस के लिए। आई ओपनिंग कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे? स्पॉन्टेनियस है, टू लॉर्ड वाइज, टू पेन या नील, ठीक है ना। EVM और वर्बल रिस्पॉन्स, ठीक है ना। EVVM, ठीक है ना, वर्बल रिस्पॉन्स टू इंट्यूबेटेड पेशेंट। देखो कैसे याद करो, EVM से याद कर लो, खत्म बात। आई ओपनिंग मोटर रिस्पॉन्सेज एंड वर्बल रिस्पॉन्सेज, राइट। तो आई ओपनिंग कैसे होगा? स्पॉन्टेनियस एकदम अपने आप वो कर ले रहा है, 4 उसको दे दोगे रीडिंग। लाउड वाइज के लिए दे रहा है तो 3, पेन के लिए दे रहा है तो 2, ठीक है। नील है तो 1 तो देना ही देना है। वर्बल रिस्पॉन्सेज में क्या ओरिएंटेड है वो बंदा कि हाँ मतलब काम कर रहा है वर्बल रिस्पॉन्सेज पे, ठीक है ना। कंफ्यूज या डिसओरिएंटेड है, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स बोल रहा है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स बोल रहा है, नील है, तो ये सब हो सकता है। नील होगा तो 1 दोगे, इनकॉम्प्रिहेंसिबल देगा तो 2 दोगे, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स देगा तो 3 दोगे, कंफ्यूज होगा, डिसओरिएंटेड होगा 4 दोगे, ओरिएंटेड रहेगा तो 5 दोगे, ठीक है ना। मोटर रिस्पॉन्स पे क्या होगा? 6 मोटर रिस्पॉन्सेज होते हैं। देखो 4 आई ओपनिंग के लिए EVM, ठीक है ना। तो ऐसे याद करो, EVM है तो 4, 5, 6, ठीक है, ऐसे, ठीक। तो ऐसे याद करना है इस चीज़ को। मोटर रिस्पॉन्सेज के लिए ऊपर से नीचे जाओ। ओबे करेगा तो 6, लोकलाइज करेगा 5, विड्रॉ करेगा पेन के लिए तो 4, फ्लेक्शन पोजीशन पे 3, एक्सटेंशन पे है 2, तो और नील पे है तो 1। मतलब ओबे, फिर लोकलाइज, फिर विड्रॉज टू पेन, फिर एक्सटेंड, फिर फ्लेक्स, फिर फ्लेक्स, फिर एक्सटेंड, फिर नील, ठीक है ना। तो ये एक बार
तो हाईएस्ट मार्क्स इसमें 15 देते हो, तो मिनिमम मार्क्स 3 देते हो, तो ये एक ग्लासगो कॉमन स्केल हो गया तुम्हारा। वर्बल रिस्पॉन्स इन इंटूबेटेड पेशेंट्स में वर्बल रिस्पॉन्स कैसे एडजस्ट करोगे तुम? सीम्स एबल टू टॉक, इंटूबेटेड पेशेंट में 5 दे दोगे। क्वेश्चनेबल एबिलिटी टू टॉक, मतलब क्वेश्चनेबल दिखेगा 3, जनरली अनरिस्पॉन्सिव तो 1। ठीक है, इसको याद करना इतना जरूरी नहीं, लेकिन इतना 3 चीज़ें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ब्रेन डेथ के बारे में। ब्रेन डेथ क्या होता है? तो यूज़ फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अगर ब्रेन डेथ है, देखो ये ऐसा एक स्थिति है आज की डेट के लिए कि ब्रेन डेथ को समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रेन डेथ नहीं समझ पाए तो दिक्कत है, क्योंकि आप ब्रेन डेथ पेशेंट्स में जो सबसे कीमती चीज़ है ऑर्गन्स, वो हार्वेस्ट कर सकते हो किसी भी बंदे की, ठीक है ना। अब एथिकली हो सकता है कि मैं बहुत वेग साउंड कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़रूरी है इसको चीज़ को समझना, क्योंकि अगर एक इंसान जो आपके हाथ से निकल जा चुका है उसको तो आप वापस ला नहीं सकते, उसकी तो हो चुका है, उसका ख़त्म हो चुकी है लाइफ। लेकिन आप एक दूसरे बंदे की जो उतना ही डायर नीड ऑफ सिचुएशन में है, जान तो बचा सकते हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए तो ले सकते हो, उनसे हार्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। मोस्टली पेशेंट्स ऑन वेंटिलेटर, पेशेंट्स जो होते हैं इसमें फाइनल स्टेज क्या होती है, वेंटिलेटर पे आते हैं, ठीक है ना। और आईसीयू प्लस वेंटिलेटर पे बेसिकली पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। आईसीयू में हो गया पेशेंट या वेंटिलेटर पे है पेशेंट, ठीक है ना, तो इन सब केसेस में हो सकता है। और थैनेटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ डेथ, जो कि ये देखो, ये आपने टॉपिक पढ़ा है वहाँ पे फॉरेंसिक मेडिसिन में। थैनेटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ डेथ है। कंप्लीट एंड इरिवर्सिबल स्टॉपेज ऑफ आरबीसी का कंप्लीट एंड इरिवर्सिबल स्टॉपेज है। रेस्पिरेशन, ब्रेन फंक्शन एंड सर्कुलेशन, ठीक है। ट्राइपॉड ऑफ लाइफ है, क्या क्या है ट्राइपॉड ऑफ लाइफ? रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और ब्रेन फंक्शन, राइट। तो एज लॉन्ग एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेस ब्रेन स्टेम लाइफ एग्जिस्ट। तो एज लॉन्ग एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ब्रेन पे जा रही है, ब्रेन के पास पहुंच रही है, तो लगता है कि हाँ अभी भी लाइफ चल रही है, लाइफ एग्जिस्ट है, ठीक है ना। तो क्या क्या है? थैनेटोलॉजी, स्टडी ऑफ डेथ, कंप्लीट एंड रिवर्सिबल स्टॉपेज ऑफ आरबीसी, मतलब रेस्पिरेशन, ब्रेन सर्कुलेशन एंड ब्रेन फंक्शन एंड सर्कुलेशन। एज लॉन्ग एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेस ब्रेन स्टेम लाइफ एग्जिस्ट। एज लॉन्ग एज तुम्हारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्रेन स्टेम के पास जा रहा है, लाइफ तब तक चलेगी तुम्हारी, चलेगी, राइट। और ब्रेन डेथ में क्या है? इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेन, इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन हो जाए ब्रेन का तो क्या होगा? एग्जाम्पल सेरेब्रल एनोक्सिया। इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन में बेसिकली क्या होता है कि आपको जो ब्रेन स्टेम होगा वो इरिवर्सिबली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसका क्या क्या कारण हो सकते हैं? या तो बंदे को एनोक्सिया में वो प्रेसिपिटेट कर रहा है, ठीक है, बंदा एनोक्सिया में चला गया, ठीक। मतलब समझो कि इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेन हुआ तो क्या होगा? सेरेब्रल एनोक्सिया हो जाएगा, बंदे को एनोक्सिया में चला जाएगा, इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन होगा। तो एब्सेंस ऑफ ऑल कॉर्टिकल एंड ब्रेन स्टेम फंक्शन, इसमें सारे के सारे कॉर्टिकल एंड ब्रेन स्टेम फंक्शन एब्सेंस हो जाएंगे। इरिवर्सिबल देखो क्या क्या होता है, इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन होगा पहले तो ब्रेन का इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। एब्सेंस ऑफ ऑल कॉर्टिकल एंड ब्रेन स्टेम फंक्शन, सारे कॉर्टिकल और ब्रेन स्टेम फंक्शन खत्म हो जाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्सेस में रिमेन, स्पाइनल कॉर्ड के रिफ्लेक्सेस जो हो सकता है वो रहें, लेकिन जो कॉर्टिकल और ब्रेन स्टेम फंक्शन है वो सब चला जाएगा। इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन, एब्सेंस ऑफ कॉर्टिकल एंड ब्रेन स्टेम फंक्शंस और स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्सेस में रिमेन, ठीक। स्पाइनल कॉर्ड के रिफ्लेक्सेस रहेंगे और बाकी सब चला जाएगा, ठीक है ना, ये याद रखना। कंडीशन डिस्टिंक्ट फ्रॉम ब्रेन डेथ, कंडीशंस क्या क्या डिस्टिंक्ट है ब्रेन डेथ से? कोमा डिस्टिंक्ट है ब्रेन डेथ से, ठीक है। ब्रेन डेथ को कोमा नहीं कह सकते, कोमा बेड साइड तुम इलिसिट करते हो। ब्रेन डेथ में स्पाइनल कॉर्ड के रिफ्लेक्सेस रहते हैं, लेकिन कोमा में वो भी चला जाता है। परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में मतलब क्या होता है कि बंदे जो है, ये देखो यहाँ पे दिया भी है कि अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, मतलब कि स्लीप वेक साइकिल होगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो स्लीप वेक साइकिल होगी यहाँ पे, कोई मतलब वो उससे दिक्कत नहीं है, ठीक। और लॉक्ड इन सिंड्रोम में वो बंदा तो कॉन्शियस रहेगा और हर चीज़ रहेगी उसमें, लेकिन केवल वो अपवर्ड गेज पाल्सी देगा, मतलब कि हॉरिजॉन्टल गेज पाल्सी देगा और अपवर्ड और डाउनवर्ड आई मूवमेंट्स कर सकता है, ठीक। तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स नेसेसरी टू कंफर्म इरिवर्सिबल सेसेशन ऑफ कॉर्टिकल एंड ब्रेन स्टेम फंक्शन। उसके क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या हो गए? कोमा विद नोन कॉज, एब्सेंस ऑफ ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स, एपनिया, ठीक है। ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स अगर हो गए तो हो सकता है कि कोमा में बंदा हो, मतलब कि कौन नोन कॉज है, ठीक है। सेसेशन अगर इसका सेसेशन हो गया, देखो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस रहेंगे लेकिन कॉर्टिकल ब्रेन स्टेम फंक्शन चले जाएंगे और तुम्हारा इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन होता है ब्रेन का, राइट। और एपनिया में बंदा हो। 4 स्टेप्स इन डिटरमाइनिंग ब्रेन डेथ, 4 स्टेप्स होते हैं ब्रेन डेथ डिटरमाइन करने के लिए।
क्या क्या क्लिनिकल इवैल्यूएशन कर लो, या GCS तीन, GCS में अगर तीन खाली क्लिनिकल इवैल्यूएशन में समझ में आ रहा है, डिटरमाइनिंग ब्रेन डेथ, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट एब्सेंट ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस, ठीक है ना, ब्रेन स्टेम के रिफ्लेक्सेस तुम्हारे एब्सेंट रहेंगे। एंसिलरी टेस्ट देख सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो, ठीक है, ये सब चीज़ें तुम्हें करनी है। क्लिनिकल इवैल्यूएशन ऑफ ब्रेन डेथ कैसे करोगे, रिवर्सिबल कॉमा है GCS 3 का है, नॉन इटियोलॉजी और रिवर्सिबल कॉजेज रूल आउट, राइट। तो क्लिनिकल इवैल्यूएशन कैसे कराओगे ब्रेन डेथ का, कि पहली बात तो ये इरिवर्सिबल कॉमा है GCS का 3 है, GCS स्कूल में गॉरस्को कॉमा स्केल, और नॉन इटियोलॉजी है, और रिवर्सिबल कॉजेज रूल्ड आउट, ठीक है। तो रिवर्सिबल कॉजेज के रूल आउट कर लोगे तुम, ठीक। क्लिनिकल इवैल्यूएशन ऑफ ब्रेन डेथ में क्या है, रिवर्सिबल कॉमा GCS 3 और तुम्हारा नॉन इटियोलॉजी और रिवर्सिबल कॉज शुड बी रूल्ड आउट, राइट। मस्ट हैव एब्सेंस ऑफ इन चीज़ों का एब्सेंस होना चाहिए। हाइपोथर्मिया ना होना चाहिए बंदे को, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड एंड शॉक नहीं होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ सेडेटिव्स नहीं होनी चाहिए, मिक्सिडीमा, कोमा, ठीक है ना, सीवियर मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, पॉइजनिंग, इन सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ नहीं प्रेजेंट रही तो हो सकता है बंदा करेक्ट हो जाए, लेकिन अगर ये सब चीज़ें भी अगर एब्सेंट है, इन सब चीज़ों का कॉज नहीं है, तो बंदा ब्रेन डेथ में जा चुका है। यही चीज़ समझाना चाह रहा है क्लिनिकल एवेल्युएशन ऑफ ब्रेन डेथ, राइट। नो इटियोलॉजी को रूल आउट करना चाहिए हमें, इरिवर्सिबल कॉमा। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कैसे करोगे, एब्सेंस ऑफ कॉर्टिकल फंक्शंस, एब्सेंस रहेगा कॉर्टिकल फंक्शंस का, नो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, आई ओपनिंग और मूवमेंट, कोई स्पॉन्टेनियस मूवमेंट नहीं रहेगा बंदे को, आई ओपनिंग नहीं रहेगी, एब्सेंस ऑफ कॉर्टिकल फंक्शंस, एब्सेंस रहेगी कॉर्टिकल फंक्शंस की, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट नहीं दिखाएगा बंदा, आई ओपनिंग पे भी कोई दिक्कत नहीं है, और मूवमेंट नहीं होगी ऑब्वियसली, राइट। स्पाइनल रिफ्लेक्सेस में भी देयर, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस रहेंगे लेकिन स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, आई ओपनिंग और मूवमेंट नहीं रहेगा, ठीक है, एब्सेंस ऑफ कॉर्टिकल फंक्शंस। और एब्सेंस ऑफ ब्रेन स्टेम फंक्शन में क्या क्या रहेगा, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। अब प्यूपिलरी रिफ्लेक्स अगर मान लो कि एब्सेंस ऑफ ब्रेन स्टेम फंक्शन में है, अगर ब्रेन स्टेम का फंक्शन नहीं आया तो प्यूपिल जो है मिड डायलेटेड और मिड पोजीशन है और डायलेटेड पोजीशन में रहेगा। एब्सेंस ऑफ प्यूपिलरी राइट रिफ्लेक्स, एफरेंट सेकंड नर्व होता है, इसका थर्ड नर्व से इफरेंट होता है। एफरेंट सेकंड नर्व ले जाएगा ऑप्टिक नर्व के थ्रू, और इफरेंट कैसे आएगा, अक्यूमुलेटर नर्व के थ्रू, प्यूपिलरी राइट रिफ्लेक्स के लिए। कॉर्नियल रिफ्लेक्स के लिए क्या होगा, कॉर्नियल रिफ्लेक्स एब्सेंट इन ब्रेन डेथ। कॉर्नियल रिफ्लेक्स जो होता है एब्सेंट होता है ब्रेन डेथ पर्सन के लिए, कितना भी ब्लिंक रिस्पॉन्स करवा, डायरेक्ट कॉर्नियल स्टिमुलेशन करो, ब्लिंक रिस्पॉन्स नहीं देगा, उसके ये हो सकता है कॉर्निया को भी आप डैमेज कर दो, ठीक है ना। और ऑक्यूलोसिफेलिक रिफ्लेक्स, डॉल्साई मूवमेंट रहेगा एब्सेंट ब्रेन डेथ में। ऑक्यूलोसिफेलिक रिफ्लेक्स जो है, ठीक है ना, वो डॉल्साई मूवमेंट वो एब्सेंट रह जाएगा ब्रेन डेथ में, डॉल्साई मूवमेंट देगा, ऑक्यूलोसिफेलिक रिफ्लेक्स नहीं देगा और डॉल्साई मूवमेंट रहेगा, जिधर की तरफ सर मुड़ाओ उधर की तरफ आके मुड़ जाएंगे, ठीक। वेस्टिबुलोकुलर रिफ्लेक्स क्या होगा, 50 ml आइस वाटर फॉर 30 to 45 सेकेंड, हेड इज एलिवेटेड बाई 30 डिग्री सेल्सियस, इंजेक्ट इन ईयर कैनाल, नो आई मूवमेंट, ब्रेन डेथ। अब वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स जो देखा था आपने, समझा तो होगा कि कैलोरिक टेस्ट करते हैं नहीं, तो उसमें निस्टैग्मस इलिसिट करते हैं। तो अगर आइस वाटर लोगे, उसके हेड को एलिवेट 30 डिग्री पे करके उसके कानों में डालोगे, लेकिन कोई निस्टैग्मस नहीं समझ में आएगा, तो वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स भी खत्म हो चुका है और बंदा ब्रेन डेथ हो चुका है। तो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, कॉर्नियल रिफ्लेक्स, ऑक्यूलोसेफेलिक रिफ्लेक्स और वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स, ये 4 रिफ्लेक्स कर सकते हो। तो OPCV करके याद कर लो, OPCV, ठीक। कोल्ड कैलोरीज इंटरप्रिटेशन, तो नॉट कोमाटोज, ठीक है, नॉट कोमाटोज, निस्टैग्मस, बोथ आई स्लो टुवर्ड्स कोल्ड, फास्ट टुवर्ड्स मिड लाइन, ये सब चीज़ें याद रख लोगे, पढ़े होगे यार कैलोरिक टेस्ट में अपने, ठीक है ना, तुम बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर कोमाटोज नहीं है तो निस्टैग्मस देगा, बोथ आई स्लो टुवर्ड्स कोल्ड और फास्ट टुवर्ड्स मिड लाइन, ठीक है ना, ये याद रखना। कोमा विथ इंटैक्ट ब्रेन स्टेम क्या होता है, बोथ आई टॉनिकली डेविएट फ्रॉम द अवे फ्रॉम द कोल्ड वाटर। कोमा अगर रहेगा इंटैक्ट ब्रेन स्टेम के साथ, तो जो बोथ आई होती हैं वो टॉनिकली डेविएट अवे फ्रॉम कोल्ड वाटर, अवे मूव करेंगी कोल्ड वाटर पे। नो आई मूवमेंट, ब्रेन स्टेम इंजरी और डेथ, ठीक है ना, ब्रेन स्टेम इंजरी या डेथ हो जाए बंदे को। कोमा विथ इंटैक्ट ब्रेन स्टेम की मैं बात करूँ तो अवे कर जाएगी, और नो आई मूवमेंट रहे तो ब्रेन स्टेम इंजरी हो जाएगा, मतलब ब्रेन स्टेम इंजरी या डेथ हो जाएगा। मूवमेंट ऑफ ओनली ऑफ आई ऑन द साइड ऑफ स्टिमुलस। इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया हो सकता है, सजेस्ट ब्रेन स्टेम स्ट्रक्चरल रीजन, ब्रेन स्टेम की स्ट्रक्चरल रीजन को ये सजेस्ट करता है, लेकिन इंट्रान्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया को ही ज़्यादा सजेस्ट करता है। एक साइड के मूवमेंट ऑन द साइड ऑफ स्टिमुलस करेगा, और ठीक है, काउस से जानते हो ना, COWS को कोल्ड के लिए अपोजिट और बॉम्ब के लिए
जो तुम्हारा होता है वॉर्म के लिए एस सेम साइड में, नहीं काउस मोमोनिक से, ठीक। तो उससे याद कर लेना इस चीज़ को यार। ब्रेन डेथ एपनिया टेस्ट कराओगे। एपनिया टेस्ट कितना है यार, ये लंबा है क्या? नहीं ज़्यादा नहीं है, चलो करते हैं, ठीक है। तो सो वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेन स्टेम एपनिया टेस्ट के बारे में। तो समझो क्या होता है, प्री रिक्विजिट्स के क्या क्या हो सकते हैं। बॉडी टेम्परेचर जो होना चाहिए अपना 36 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए ब्रेन डेथ के लिए, एपनिया टेस्ट के लिए, ठीक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है 100 से ज़्यादा होना चाहिए। नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट प्रोफाइल होना चाहिए। नॉर्मल PaCO2 होना चाहिए 35 to 45 mm ऑफ Hg। कोई CO2 की नार्कोसिस नहीं होनी चाहिए। CO2 की नार्कोसिस हमें नहीं समझने आती है इसमें, नहीं, ठीक है। टेस्ट में क्या करोगे, टेक फर्स्ट ब्लड सैंपल फॉर ABG एनालिसिस के लिए फर्स्ट ब्लड सैंपल होगी जिसमें PaCO2 और PaO2 का करोगे, ठीक है। डिस्कनेक्ट वेंटिलेटर हटा दो। इमीडिएटली गिव 100% हाइपरबारिक ऑक्सीजन दे दो बाई कैथेटर थ्रू एंडोट्रेकियल ट्यूब। ET ट्यूब से तुम 100% ऑक्सीजन दे दो। ऑब्जर्व फॉर रेस्पिरेटरी मूवमेंट के लिए ऑब्जर्व करो एटलीस्ट फॉर 8 to 10 मिनट्स, ठीक है ना। रिपीट ABG आफ्टर 8 to 8 मिनट्स। रिपीट कर लो ABG 8 मिनट के बाद। देखो कौन किस पे प्री रिक्विजिट्स क्या क्या हो सकते हैं इस बंदे के, कि बॉडी टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, SPP जो होना चाहिए 100 से ज़्यादा, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट प्रोफाइल होनी चाहिए, नॉर्मल PaCO2 होना चाहिए 35 to 45 mm ऑफ Hg, राइट। इंटरप्रेट कैसे करोगे, एपनिया टेस्ट इज पॉजिटिव तो क्या होगा, ब्रेन डेथ होगा, ठीक है ना। बंदा ब्रेन डेथ है। इफ़ नो रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, कोई रेस्पिरेटरी एफर्ट्स नहीं दिखा रहा है और PaCO2 60 mm Hg से ज़्यादा है। इंक्रीज CO2 लीड्स टू रेस्पिरेटरी एफर्ट, ठीक है ना। इनडिटर्मिनेट में क्या होता है, नो रेस्पिरेटरी एफर्ट, PaCO2 इज 60 mm Hg। इनडिटर्मिनेट में कोई रेस्पिरेटरी एफर्ट तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन PaCO2 जो है 60 mm Hg से ज़्यादा है, ठीक। एपनिया टेस्ट इज नेगेटिव व्हेन पेशेंट डेमोन्स्ट्रेट्स एनी रेस्पिरेटरी एफर्ट। कोई भी रेस्पिरेटरी एफर्ट दिखा रहा है बंदा और इमीडिएटली तुम्हें रिकनेक्ट कर देना है वेंटिलेटर की, हाँ बंदा भी ब्रेन डेथ नहीं हुआ है। इनकंक्लूसिव कब रहेगा, जब पेशेंट बिकम्स अनस्टेबल एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द टेस्ट, SBP ड्रॉप्स, डिसैचुरेशन, एरिथमियाज इजेक्टेड, टेस्ट शुड बी अबॉर्टेड, ठीक है। इनकंक्लूसिव तब रहा जब पेशेंट अनस्टेबल हो गया इस टेस्ट के दौरान, तो इनकंक्लूसिव टेस्ट हो गया। जैसे कोई भी एरिथमिया आ रहा है, SBP उसका फॉल कर गया एकदम से, डिसैचुरेशन हो रहा है बंदे को, तो ये अबॉर्ट कर देना चाहिए टेस्ट। इन ब्रेन डेड पेशेंट्स में क्या करना है, स्पॉन्टेनियस स्पाइनल रिफ्लेक्सेस में भी देयर इन लिम्स। तो ब्रेन डेड पेशेंट्स में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस स्पाइनल रिफ्लेक्स में भी देयर इन लिम्स में स्पॉन्टेनियस स्पाइनल रिफ्लेक्सेस होनी चाहिए। रेस्पिरेटरी लाइक मूवमेंट्स यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है ना। स्पाइनल रिफ्लेक्सेस होने चाहिए स्पॉन्टेनियस और इंटैक्ट, और रेस्पिरेटरी लाइक मूवमेंट्स होनी चाहिए, स्वेटिंग, ब्लशिंग, टैकीकार्डिया, ये सब तुम्हें ब्रेन डेड पेशेंट्स में दिखना चाहिए। स्वेटिंग, ब्लशिंग, टैकीकार्डिया, ठीक है ना। नॉर्मल BP होना चाहिए, नॉर्मल ऑस्मोलर कंट्रोल मैकेनिज्म्स होना चाहिए, डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होनी चाहिए, बार्बिंस्की रिफ्लेक्स प्रेजेंट होनी चाहिए, फेशियल मायोकीमियाज प्रेजेंट होनी चाहिए। मतलब प्रेजेंट क्या होने चाहिए, मतलब देखना है कि हाँ ये सब देखना है अपने को, ठीक है ना। NCCLD कंफर्म टेस्ट क्या होता है कि मैं बताया था कि वहाँ पे देखते हैं, रिकमेंडेड व्हेन कॉज ऑफ कोमा इज़ नॉट नोन, कॉज ऑफ कोमा हमें नहीं पता, व्हेन क्लिनिकल कंडीशन रिमिट, क्लिनिकल एग्जामिनेशन से हम लोग क्लिनिकल कंडीशन हम लोग एलिसिट नहीं कर सकते। EEG स्ट्रेट लाइन आ रही है, सेरेब्रल एंजियोग्राफी, नो इंट्रासेरेब्रल फ्लो, ठीक है। पेट स्कैन लगाएंगे, ग्लूकोज मेटाबॉलिक स्टडीज़, हॉलो स्कल साइन, ब्रेन डेथ, ठीक है। डायनेमिक न्यूक्लियर स्कैन कर सकते हैं, सोमैटोसेंसरी मोग पोटेंशियल देख सकते हैं, ठीक है। पेट स्कैन से ग्लूकोज मेटाबॉलिक हॉलो स्कल साइन आएगा उसमें। हु डिक्लेयर्स ब्रेन डेथ, कौन डिक्लेयर करता है ब्रेन डेथ, असेस्ड बाय 2 फिजिशियंस नॉट फ्रॉम सेम यूनिट। 2 फिजिशियंस को असेस करना है। मान लो कि सेम यूनिट से क्यों नहीं होना चाहिए कोई भी फिजिशियन को जो ब्रेन डेथ असेस कर रहा है, क्योंकि हो सकता है वो अपने फ़ायदे के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट के वो सजेस्ट कर रहा हो, ठीक है ना। तो अपने फ़ायदे के लिए हो सकता है ब्रेन डेथ को मतलब ज़्यादा फोकस कर रहा हो कि ब्रेन डेथ हो गया, इसलिए 2 यूनिट्स के फिजिशियंस को असेस करना चाहिए। और जो कि ट्रांसप्लांट यूनिट्स ये दोनों फिजिशियंस नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो हो सकता है कि ट्रांसप्लांट के लिए फिजिशियंस ने ज़्यादा वो प्रिस्क्राइब किया और ब्रेन डेथ जल्दी घोषित कर दिया हो। वन ऑफ देम शुड बी अ कंसल्टेंट, एक जो होना चाहिए इनमें से कंसल्टेंट होना चाहिए पेशेंट का। नेक्स्ट क्या है, ब्रेन डेथ हाइलाइट्स क्या क्या है इसमें, हाइलाइट्स देख लो, समरी। स्टैट्यूटरी सैंक्शन टू ब्रेन डेथ कॉन्सेप्ट, रेगुलेशन ऑफ रिमूवल, स्टोरेज एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन फॉर थेरेप्यूटिक पर्पजेज, ठीक है ना।
और कमर्शियल डीलिंग्स इन ह्यूमन ऑर्गन प्रिवेंटेड, कमर्शियल डीलिंग्स को प्रिवेंट कर सके। लेजर साइन क्या है? लेजर रिफ्लेक्स मूवमेंट इन द ब्रेन डेड पेशेंट पर्टिकुलरली इन आर्म्स और रेस्पिरेटरी मसल, ठीक है ना। तो एक रिफ्लेक्स मूवमेंट होता है ब्रेन डेड पेशेंट में, डायरेक्ट रिफ्लेक्स, लेकिन वो ब्रेन डेड पेशेंट्स नहीं होता, पर्टिकुलरली इन आर्म रेस्पिरेटरी मसल्स में। नो पर्सन वाज ब्रेन डेथ एवर वोकन अप, कोई भी बंदा जो ब्रेन डेथ पे चला गया वो कभी आज तक जिंदा नहीं हुआ है, ये इतिहास है पूरा, ठीक है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। फ्यू पॉइंट्स वाइल टॉकिंग टू रिलेटिव्स और लॉयर्स, ठीक है, से डेड नॉन ब्रेन डेड, आपको डेड कहना है, मरना मर चुका है, नॉट ब्रेन डेड नहीं कहना है आपको। से आर्टिफिशियल मैकेनिकल वेंटिलेशन नॉट लाइफ सपोर्ट, ठीक है, लाइफ सपोर्ट आप कहोगे तो हो सकता है उसमें बहुत सी ज़्यादा वो सब अपना टिकड़म भिड़ाए, कह रहे लाइफ सपोर्ट मैकेनिज्म, क्या लाइफ सपोर्ट मैकेनिज्म दे, तो आपको क्या कहना, आर्टिफिशियल मैकेनिकल वेंटिलेशन, हमने आर्टिफिशियल मैकेनिकल वेंटिलेशन दिया है। टाइम ऑफ डेथ न्यूरोलॉजिकल डिटर्मिनेशन व्हेन ब्रेन डेथ, ठीक है ना, न्यूरोलॉजिकल टाइम ऑफ डेथ आपको देखना है। ब्रेन डेड इन्फॉर्म अटेंडेंट फॉर ऑर्गन डोनेशन, ब्रेन डेड है बंदा तो इन्फॉर्म कर दो अटेंडेंट को कि ताकि वो ऑर्गन डोनेशन के लिए तैयार हो सके। तो ये कुछ बात रही आपके कोमा और ब्रेन डेथ के बारे में। आई होप आपको समझ में आता है और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।